फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित अपना ये सेकेंड चैप्टर। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि एक दल के प्रभुत्व का जो दौर होता है वो किस प्रकार होता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। यह वीडियो सभी प्रकार की कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, आर्मी जीडी हो, किसी भी प्रकार की अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कितनी सीटें जीती थी? तो उस टाइम उन्होंने 364 सीटें जीती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी? तो वो केरल राज्य में सत्ता में पहली बार आई थी। त्रावणकोर, कोचीन वर्तमान में किस राज्य के भाग हैं? तो ये केरल के ही भाग माने जाते हैं। भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय कौन हैं? तो वो हैं सी राजगोपालाचारी। ए के गोपालन किस राज्य के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे? तो ये केरल के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता थे। 1952 के आम चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदाता जो थे वो साक्षर थे? तो उस समय पहले आम चुनाव में 15% जो मतदाता थे वो साक्षर थे, पढ़े लिखे थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव। भारत में दलितों का मसीहा किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो वो थे डॉक्टर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? इस पर हस्ताक्षर हुए 24 जनवरी 1950 को, लागू होने से 2 दिन पहले। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो वो हुआ था 1952 में, स्वतंत्रता के 5 वर्ष बाद में। 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली थी और 1952 में पहले आम चुनाव करवाए गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो वो थे राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1959 ईस्वी में कांग्रेस सरकार ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल को कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त, केरल की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया? तो वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ये अनुच्छेद 352, 356, 360 जो है ये राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद हैं। सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1948 में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? तो वो थे रफ़ी अहमद किंदवई है। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो हमने अभी देखा था आचार्य नरेंद्र देव। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है भारत के? वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता का नाम? तो वो है दीनदयाल उपाध्याय। भारत में एक दलीय प्रभुत्व के दौर में सबसे अधिक प्रभावशाली दल कौन सा था? तो वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को सत्ता मिली? तो वो मिली थी जनता पार्टी को।
प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो कुल 489 सीटों में से 364 सीट जो थी वो कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये बम्बई में की गई थी 1885 ईस्वी को। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 को। भारत निर्वाचन आयोग का गठन 1950 को हुआ था। भारत में तीसरे आम चुनाव 1962 ईस्वी को हुए। संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। यह पहला अवसर था जब किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। प्रथम आम चुनाव में कितने राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों ने भाग लिया था? तो उस समय 14 राष्ट्रीय दल थे और 52 राज्य स्तरीय दल थे। जनसंघ ने किस विचार पर बल दिया? तो जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था को अपनाया? तो वो थी बहुदलीय व्यवस्था। प्रथम आम चुनाव के समय देश में कुल जो मतदाता थे उनकी संख्या थी 17 करोड़। वर्तमान में भारत में मतदान का तरीका जो है वो ईवीएम है, जिसकी फुल फॉर्म है ई की इलेक्ट्रॉनिक, वी की वोटिंग, एम की मशीन। एक हिंदुस्तानी संस्थापक ने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ जो है वो प्रथम आम चुनाव को करार दिया था। भारत के प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा था। भारत में 1952, 1957 और 1962 के 3 आम चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। इस दल ने 1952 में तो 16 सीटें जीती थी, 1957 में 27 सीटें जीती थी और 1962 में 20 सीटें प्राप्त की थी। पहले, दूसरे और तीसरे आम चुनाव में लोकसभा की कुल कितनी सीटें थी? तो 1952 में लोकसभा की 489 सीटें थी, 1957 में बढ़कर ये 494 हो गई और 1962 में भी ये 494 ही रही थी। शुरुआती 3 आम चुनाव में कौन कौन से? 1952, 57 और 62। उन चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुल कितनी सीटें प्राप्त की? 1952 के आम चुनाव में 364 सीटें, 1957 के आम चुनाव में 371 सीटें और 1962 के आम चुनाव में 361 सीटें प्राप्त की थी। भारत में आम चुनाव सामान्यतः 5 वर्षों के बाद में होते हैं। वर्तमान में भारत में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार कार्यरत है। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल 45% मत और 74% सीटें मिली थी। हमारे देश की चुनाव प्रणाली में मतदान का जो तरीका है वो है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली जो है इसको अपनाया गया है। केरल में 1957 की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री जो है वो EMS नंबूदरीपाद को बनाया गया था। नंबूदरीपाद इसके CM बने थे। कांग्रेस पार्टी ने कौन से राज्य की निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ा था? तो वो थी केरल की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ। कौन से देशों के संविधान में एक ही पार्टी के शासन की अनुमति दी गई है? तो चीन, क्यूबा और सीरिया में एक ही पार्टी के शासन को अनुमति मिली हुई है। कौन सी पार्टी ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही? तो वो था भारतीय जनसंघ। भारत की अंतरिम सरकार में कौन से 2 विपक्षी नेता भी शामिल थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम जो है वो है बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर। ये दलितों को न्याय दिलाने के लिए
संघर्ष के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते थे। अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। बाद में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिलिंग के ये सदस्य रहे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष रहे। इसलिए इन्हें भारत के संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। 1951 में मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर इन्होंने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी? कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थितियों का उल्लेख आपको करना है। इसका जवाब हो जाएगा, आज़ादी से पूर्व से ही कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया था और आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। यथा इसमें विभिन्न वर्ग, जाति, भाषा, अन्य हितों से जुड़े हुए व्यक्ति इस गठबंधन से जुड़ चुके थे। कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी क्योंकि इसने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणापंथी और वामपंथी हर विचारधारा के मध्यम वर्गों को समाहित इसके अंतर्गत किया गया। इस प्रकार कांग्रेस जो थी एक विचारधारात्मक गठबंधन मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के क्या कारण थे, ये आपको समझाना है। तो भारत के प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व रहा है। कांग्रेस ने तीनों आम चुनाव में लोकसभा की 3/4 सीटें प्राप्त की थी। कांग्रेस के इस प्रभुत्व के कई कारण थे। उसमें पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रथम 3 आम चुनाव में अव्वल व इकलौती पार्टी होने का फायदा मिला, अर्थात उस समय भारत में कांग्रेस पार्टी को टक्कर देने वाली कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। दूसरा इसका कारण था, भारतीय कांग्रेस पार्टी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विरासत मिली हुई थी, अर्थात भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारत को आज़ादी दिलवाई थी। अगला कारण है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो जड़ें हैं वो स्थानीय स्तर तक पहुंच चुकी थी, अर्थात कांग्रेस पार्टी का नेटवर्क शहरों तक ही सीमित नहीं था बल्कि वो गांवों तक भी पहुंच चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय आम चुनाव में क्या समानताएं हैं, मतलब क्या समानताएं या कठिनाइयां आई वो आपको स्पष्ट करनी है। भारत में प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से शुरू हुए और फरवरी 1952 तक इनका समयकाल रहा, जिसमें कई समस्याएं इनके सामने आई। पहली थी, प्रथम आम चुनाव के समय भारत में लगभग 17 करोड़ मतदाता थे, लेकिन उनमें से केवल 15% ही व्यक्ति साक्षर थे। इस तरह एक निरक्षर देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न करवाना बहुत ही कठिन कार्य माना गया है। दूसरी इसकी समस्या थी, भारत में प्रथम आम चुनाव के समय मतदाता सूचियां बनाई गई, लेकिन इन मतदाता सूचियों में लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से वंचित रह गए। अतः संपूर्ण भारत से पुनः इनकी मतदाता सूचियां बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा था। अगली समस्या थी, प्रथम आम चुनाव के समय भारत में 20 लाख मतपेटियों का निर्माण किया गया, जो कि काफ़ी कठिन कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव सफल सिद्ध हुए, इस कथन को तर्क सहित आपको स्पष्ट करना है। भारत में प्रथम आम चुनाव सफल सिद्ध हुआ, इस कथन के लिए कई तर्क दिए गए हैं, जिसमें पहला है, भारत के प्रथम आम चुनाव में जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा आधे से अधिक लोगों ने इसमें मतदान किया था। प्रथम आम चुनाव में एक सीट के लिए औसतन 4 उम्मीदवारों का चुनाव किया गया, मतलब 4 उम्मीदवार जो थे वो मैदान में थे। प्रथम आम चुनाव के नतीजों में हारने वाले उम्मीदवारों ने भी निष्पक्ष और इसको सही ठहराया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रारंभ से वर्तमान तक प्रचलित मतदान के तरीके जो है वो आपको बताने हैं। इसमें भारत में प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक प्रचलित मतदान के तरीकों में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, जिनमें से 3 प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित है। पहला है मतपेटी द्वारा मतदान। प्रारंभिक 2 आम चुनाव में मतदान के लिए मतपेटियों का प्रयोग किया गया था। इन मतपेटियों पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह और उम्मीदवार का नाम लिखा हुआ होता था। मतदान के लिए मुहर लगा सफ़ेद कागज़ इन मतपेटियों में डाला जाता था। दूसरा इसका बदलाव था मतपत्र से मतदान। 2 आम चुनाव के बाद मतपत्र के माध्यम से चुनाव होने लगे। इस मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम और उसका चुनाव चिन्ह होता था। जिस उम्मीदवार को वोट देना होता उसके सामने निर्वाचन आयोग की मुहर लगाकर मतपत्र को मतपेटी में डालकर मतदान किया जाता था। यह तरीका लगभग 40 वर्षों तक काम में लिया गया। अगला जो इसका तरीका है वो है ईवीएम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इससे किस प्रकार मतदान होता है? भारत में 1990 के बाद मतदान के तरीकों में फिर से बदलाव किया गया। अब मतदान ईवीएम के माध्यम से किया जाने लगा। इस मशीन में भी उम्मीदवार का नाम और उसका चुनाव चिन्ह जो है वो होता है। मतदाता को जिस उम्मीदवार को भी मत देना होता है उस उम्मीदवार के सामने वाले बटन को मतदाता दबाएगा और मतदान हो जाता है। संपूर्ण भारत में 2004 तक ईवीएम के माध्यम से मतदान होने लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां आपको लिखनी है। पहला है भारतीय जनसंघ। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई और इसका जो चुनाव चिन्ह था वो था दीपक। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इसके प्रमुख नेता की बात करें तो वो थे दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक। इस भारतीय जनसंघ की प्रमुख जो विचारधारा है वो है भारतीय जनसंघ ने अंग्रेज़ों को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने पर बल दिया। अगली विचारधारा है धार्मिक व सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का इन्होंने विरोध किया। तीसरी इसकी विचारधारा है जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही थी। और चौथी इसकी विचारधारा है जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर हमेशा ही बल दिया था। फिर नोट में इसमें लिखा है भारतीय जनसंघ को प्रथम आम चुनाव में मात्र 3 सीटें मिली थी और दूसरे आम चुनाव में इनकी सीटों की संख्या बढ़कर 4 हो गई थी। अगला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारत में कम्युनिस्ट 1917 की रूस की क्रांति से प्रभावित हुए थे। कांग्रेस से साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट जो है वो दिसंबर 1941 से अलग हो गए थे। इनका चुनाव चिन्ह दरांती और हथौड़ा है और इसका विभाजन जो है वो 1964 में सीपीआई और सीपीआईएम में हो चुका था। इसके प्रमुख नेताओं की बात करें तो ए.के. गोपालन, एस.के. डांगे, ई.एम.एस. नंबूदरीपाद और पी.सी. जोशी, अजय घोष व पी. सुंदरैया ये इसके प्रमुख नेता थे। इसकी विचारधारा की बात करें इस पार्टी की तो इस पार्टी का मानना है कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ था वह सच्ची आज़ादी नहीं है। यह दल लोकतांत्रिक पद्धति और समाजवाद में आस्था रखता है और यह दल पूंजीवादी व्यवस्था का विरोधी तथा राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक रहा है। यह दल मजदूरों और किसानों के हितों का हमेशा ही पक्षधर रहा है। इसी के साथ अपना आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।